नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। वे टू विदेश कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आजकल हर तीसरे चौथे व्यक्ति को हम सुनते हैं कि मेरा बेटा विदेश जा रहा है, मैं खुद विदेश जा रहा हूं। और खासकर उसमें ज्यादा हमें एक देश की बात सुनाई देती है, वो ये है कनाडा। वे टू विदेश में आज हम बात करने वाले हैं कनाडा कैसे जाया जाए। और अक्सर हम कंसल्टेंट की तलाश में होते हैं कि हमें अच्छा इमिग्रेशन कंसल्टेंट मिले, ताकि बिना किसी परेशानी के और बिना किसी जद्दोजहद के हम खुद या हमारे बच्चे कनाडा पहुंचे। और इसके साथ साथ में सही कंसल्टेंट के पास जाने से पहले खास बात यह भी होती है कि हमारे पास में भी कुछ जानकारी हो। हम बिना जाने समझे किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास में पहुंचते हैं और वहां हमें कुछ लोग गुमराह भी कर देते हैं और हमारे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो जाता है। ऐसे किस्से भी आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो हमने आज इसीलिए हमारे स्टूडियो में एक ऐसे कंसल्टेंट को बुलाया है जो बरसों से खुद कनाडा में रहते हैं और बतौर इमिग्रेशन कंसल्टेंट 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम स्वागत करते हैं रवि विर्क सर का। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू गायत्री, थैंक यू। रवि जी 1993 से कनाडा में बसे हुए हैं और जैसे मैंने जिक्र किया 15 सालों से इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। उन्होंने कनाडा कॉलेज में इमिग्रेशन लॉ पढ़ाया है और कई इमिग्रेशन सेमिनार कंडक्ट किए हैं। तो आज बहुत सारी जानकारी हम उनके पास से लेने वाले हैं। कनाडा जाने से पहले हमारे पास में क्या नॉलेज होना चाहिए और कनाडा जाकर आप क्या कर सकते हैं। रवि जी कि भारत से जो विदेश जाना चाहता है और उसके लिए अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा पसंदीदा एक देश है वो है कनाडा, वो क्यों? इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो मेन वजह यह है कि जो कनेडियन सोसाइटी है जी, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके। अगर आप कनाडा जाना चाहेंगे तो आपके पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है आज की डेट में। आप सोचेंगे कनाडा जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर अमेरिका, तो इन सभी कंट्रीज़ का जो वहाँ पे जाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है। एक तो ये कि ऑफ कोर्स कि वहाँ की जो सोसाइटी है वो आपको कितना एक्सेप्ट करती है एज एन इमिग्रेंट। आप जैसे गुजरात में रहते हैं, यहाँ पे भी कितने ही लोग हैं जो आपके दूसरे प्रदेशों से आए हैं, बिहार से, यूपी से। तो जब वो यहाँ आते हैं या पंजाब में जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें वहाँ पे कितना एक्सेप्टेंस मिलेगा। सेम हम यहाँ से किसी कंट्री में जाते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वहाँ पे। फिर प्रवासी जो देशवासी हैं अपने, जो इंडियंस हैं, एनआरआईज हैं, वो कहाँ पे कितने ज़्यादा बसे हुए हैं। तो कनाडा में काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन है। इनफैक्ट अगर उनकी डेंसिटी देखी जाए तो कनेडियंस और जो अपने इंडियन डायस्पोरा है उसका रेशो जो है वो बहुत हाई है। फिर दूसरा ये कि वहाँ के जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं वो कितने यूज़र फ्रेंडली हैं, उसके तहत आप कितने इजीली वहाँ जा सकते हैं जी। तो एज ऑफ डेट वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कनाडा जाने के लिए। अगर आप अमेरिका जाएं तो वहाँ पे इमिग्रेशन थोड़ा टफ है या फिर लंबा लगता है। इट्स जस्ट लाइक बाइंग अनदर प्रोडक्ट कि आपको उस अच्छे से देखना है कि मेरे लिए वहाँ पे जाने के लिए ईज़ क्या रहेगा, कॉस्ट क्या रहेगा और कॉम्प्लिकेसी कितनी रहेगी और वहाँ जाके मुझे मिलेगा क्या। तो उस हिसाब से अगर आप कनाडा को कंपेयर करते हैं तो ये टॉप पे आता है। इसीलिए लोगों के जहन में अब ज़्यादा से ज़्यादा कनाडा बसा हुआ है कि हमें कनाडा जाना है। एक रिपोर्ट आई थी अभी रिसेंटली और उसमें हमने पढ़ा कि आने वाले 5 सालों में हर साल 4 लाख से अधिक लोगों की तलाश में कैनेडियन सरकार है। वो क्यों? देखिए उसके पीछे मेन वजह तो ये है कि कनेडियन पॉपुलेशन जो है जी, वो अगर इमिग्रेशन नहीं कराएगा कनेडियन गवर्नमेंट तो देयर इज अ चांस कि भी वो नेगेटिव बर्थ रेट हो जाएगा वहाँ पे। सो ऑलमोस्ट 1% ऑफ द कनेडियन पॉपुलेशन हर साल कनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इमिग्रेंट्स के थ्रू बाहर से लेके आते हैं। अच्छा। कई लोग इसको इस तरह से भी सोचते हैं कि बाहर से लेबर लेके आते हैं, पर कनाडा की जो ज्योग्राफी है वो बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट एक कॉन्टिनेंट जितनी बड़ी है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा और पंजाब को मिला दें तो शायद उतनी पूरी हो जाएगी। सो अबाउट 36-37 मिलियन
के आसपास है। जी। नाउ तो उसको सस्टेन करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए ऑलमोस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन उनको लाना ही पड़ता है। तो अबाउट 400,000 का उन्होंने टारगेट रखा है पर ईयर का। तो उसमें लेकिन हर तरह के लोग हैं, फैमिली वाले भी हैं, जैसे अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो अपनी स्पाउस को या अपने पेरेंट्स को बुला सकता हूँ, तो वो भी इमिग्रेशन में जाते हैं। स्किल्ड वर्कर भी जाते हैं, रेफ्यूजीज़ भी आते हैं, स्टूडेंट्स जो वहाँ जाके फिर वहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं वो भी जाते हैं। सो ये जो फिगर आप बता रहे हैं ये वो सारी सबको मिला के है। ओके। तो इट्स नॉट कि भी एक ही तरह के लोग वहाँ जा रहे हैं। जी, जी। और कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो बहुत, मतलब कनाडा जो है वो एक तरह से इमिग्रेंट कंट्री है। अगर आप किसी भी वहाँ इंसान को टच करेंगे, वो नहीं तो उसके फादर या उनके ग्रैंडफादर जो हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे इमिग्रेंट ही बन के आए होंगे। तो इट्स ए इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री। इनफैक्ट वहाँ का जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है वो सेकंड मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर होता है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर। जैसे हमारे कंट्री में यहाँ इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, तो इनफैक्ट वहाँ पे इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है बहुत पावरफुल होता है, बिकॉज सारी जो मेन पॉलिसीज हैं उसके हाथ में रहती हैं, तो वो पॉपुलर भी इसलिए काफ़ी होता है। जी। मगर सबसे अहम मुद्दा ये है कि अगर कोई सोचता है कि मुझे विदेश जाना है, किसी भी कंट्री जाना है, तो उसके लिए जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि वहाँ जाने के लिए जो प्रोसेस होता है, इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसा लोगों की धारणा है, एक सोच है। तो कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो कैसे काम करता है? देखिए ये डिफरेंट लेवल्स पे काम करता है। अगर आप, जैसे मैं गया था तो शादी मेरी हुई थी तब मैं गया था, तो मैं एक स्पाउसल इमिग्रेशन वीज़ा पे गया था। तो वो प्रोसेस सिंपल है, जो मेरी स्पाउस थी उन्होंने अप्लाई किया, 2 स्टेज प्रोसेस रहती है। नाउ ऐसे ही बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो आप एज ए इकोनॉमिक स्किल्ड वर्कर के अंडर जाएँ, बिजनेस कैटेगरी के अंडर जाएँ, स्टूडेंट में जाएँ या रेफ्यूजी में जाएँ, तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उस हर एक प्रोग्राम को उन्होंने 2 या 3 स्टेजेस में डिवाइड किया होता है। सो जो रियल प्रोसेस है उसका वो 2 भागों में अगर देखा जाए तो सिलेक्शन और एडमिशन, इसमें बांट दिया जाता है। तो पहले आपका एज ए मेन एप्लीकेंट सिलेक्शन होता है। अगर आप मेन एप्लीकेंट की तरह सेलेक्ट हो जाएं तो जो आपके डिपेंडेंट है आपकी फैमिली में, उनको फिर एडमिशन प्रोसेस से निकलना पड़ता है। तो एडमिशन जो है वो मेडिकल और सिक्योरिटी के अंडर आता है। सो अगर ये इसको इस तरीके से देखा जाए तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और अगर आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है तो डेफिनेटली हायर सम गुड इमिग्रेशन कंसल्टेंट और ए लॉ फर्म। जी, ये ज़्यादा सही आपने सलाह दी कि सही इमिग्रेशन कंसल्टेंट को ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मगर कैसे तय करें कोई कि ये प्रोग्राम, ये इमिग्रेशन प्रोग्राम पूरे परिवार के लिए, फैमिली के लिए सही होगा? सही है। इसके लिए देखिए, अगेन आप अपने आप अगर इसका चयन करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। आप किसी यूट्यूब पे जाएंगे, कोई वेबसाइट्स पे जाएंगे, किसी फ्रेंड से पूछेंगे, या फिर आपको इमिग्रेशन लॉ पढ़ना पड़ेगा, जो मुझे भी पढ़ना पड़ा, 1 साल लगाना पड़ा। सो दैट्स अ वेरी टफ वे ऑफ फाइंडिंग आउट। द बेस्ट वे इज़ टू एक्चुअली गो एंड सिट विद ए काउंसलर, जो आपका पूरा प्रोफाइल देख के और उस पर आपको डिसाइड करके 2 या 3 ऑप्शन देगा। सो जो एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट होता है वो रेगुलेटेड कंसल्टेंट है कनाडा में। सो दिस इंडस्ट्री इज़ रेगुलेटेड इन दैट कंट्री। तो उसके लिए जैसे मैंने भी आज से कोई 15 साल पहले कॉलेज में पहले लॉ पढ़ा, फिर CICC जो इस रेगुलेटरी अथॉरिटी है कनाडा में, उसका मेंबर बना। तो उसके बाद जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके हिसाब से मैं, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मुझे उसको 1 या 2 ऑप्शंस देनी होती हैं। वो नहीं जो मुझे सूट करती है, वो जो उनके परिवार को या जो मेन फिट बैठती है जी। तो उसके बाद फिर आप देखें कि आपके लिए क्या सही रहेगा। जी। कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति कनाडा जाना चाहता है तो कौन कौन सी बातों का उसे पता होना चाहिए, वो ख्याल रखें वहाँ एप्लीकेशन देने से पहले? मोस्टली देखिए, मेरे पास जब कई बार कोई स्टूडेंट आता है तो मैं चाहता हूँ कि उसका फादर या उसकी मदर भी साथ में रहें। कई बार क्या है कि स्टूडेंट सिर्फ इसलिए एक कंट्री में जाना चाहता है कि उसका फ्रेंड वहाँ पे है, और उस कंट्री में भी उस शहर में जाना चाहता है क्योंकि उसका फ्रेंड वहाँ पे है जी। और ज़्यादातर उस कॉलेज में भी जाना चाहेंगे जहाँ पे उसके 3-4 फ्रेंड्स हैं। सो दैट इज़ नॉट, वो मतलब एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है डिसाइड करने का। तो इसलिए कई बार मैं यही सलाह देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो उनके पेरेंट्स भी बैठे हों,
तो कॉस्ट का भी उनको हिसाब लगे। जी। ये सिलेक्ट करना कि मैं कौन से शहर में जाऊँ, उससे पहले ये कि मैं किस टाइप का करियर बनाना चाहता हूँ। जी। क्योंकि मेरे भी दो बच्चे थे जिनको मैंने जब बड़ा किया तो काफ़ी अमेरिकन और कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में भाग दौड़ करनी पड़ी। तो एक तरह से एक प्रोसेस है इसका पूरा एजुकेशन। हम लोग जनरली सिर्फ इस चीज़ पे डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कनाडा जाना है, जबकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए, कि आपका इंटरेस्ट तो है देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन आप वहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं किसी एक कॉलेज में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई ख़ास प्रोग्राम जो है अच्छे से बताया नहीं जा रहा है। कई बार ये भी हो सकता है कि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम अच्छा हो, लेकिन जिस शहर में वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनी है वहाँ पे आसपास कोई ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग के लिए स्कोप नहीं है। तो एक स्टूडेंट की ग्रोथ जो है वो सिर्फ कॉलेज में नहीं होती, उस शहर में भी होती है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। तो मैं तो इस हिसाब से थोड़ा एडवाइस करता हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है आप लेके चलें ओवरऑल अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा ये सेंसिटिव इशू है, बिकॉज ही फॉर्मिंग ईयर्स रहते हैं, ग्रो करना है और फिर बाद में उसी शहर में शायद सेटल भी होना हो। तो ये है जी। यानी आप ये सोचें कि मेरा दोस्त जहाँ गया है वहाँ मुझे जाना है, मेरा दोस्त जो कर रहा है या कर रही है वो मुझे करना है। वो ना सोचे, ये सोचे कि मेरे लिए क्या सही होगा, मेरे परिवार के लिए क्या सही होगा, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जो स्टूडेंट जाते हैं कुछ बातें ऐसी आई हैं कि उनको बहुत परेशानी होती है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, जॉब नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ तक सही है, और अगर सही है भी तो बच्चे उससे बचे कैसे, अपनी जानकारी कैसे बढ़ाएं ताकि वहाँ उनको वो परेशानी ना हो? देखिए, ये कोविड की वजह से थोड़ा सा जो है मीडिया में भी ये बात फैली थी कि वहाँ पे कनाडा में खासकर स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आई होगी। इनफैक्ट कनाडा सिर्फ एक ऐसा कंट्री था जो कोविड टाइम पे उन्होंने कनेडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प किया था। इनफैक्ट यूएन ने सिर्फ और सिर्फ कनाडा को ही एक ऐसे कंट्री को बताया था कि सबसे नंबर 1 कंट्री है जिसने कोविड में नॉट ओनली जो डोमेस्टिक वहाँ पे लोग हैं उनकी अच्छी हेल्प की थी फाइनेंशियली और अदरवाइज, बट जो इंटरनेशनल लोग जो वहाँ पे स्टक हो गए थे उनको भी। तो अभी जैसे 2 साल से या 3 साल से जितना भी टाइम लग रहा है सोसाइटी को धीरे धीरे वापस आने में, बाउंस बैक करने में, तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ बैरियर्स रहे हैं, पर कनेडियन गवर्नमेंट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से तो जो स्टूडेंट लेवल की जॉब रहती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कनेडियन सोसाइटी है वो स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक है, सेंसिटिव है, बहुत सिंपैथेटिक है। इनफैक्ट अगर एक रेगुलर मैंने अगर घर पे कोई पेंट जॉब करानी है तो एक स्टूडेंट आके मेरे घर पे पेंट जॉब करना चाहे और एक रेगुलर कंपनी करना चाहे, मोर और लेस मैं वो स्टूडेंट को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और ये मेरा ही नहीं, पूरे वहाँ पे किसी भी सोसाइटी का मेंबर का। ओके। तो यही एम्प्लॉयर की भी कहीं ना देर आल्सो ड्रिवन बाय दिस। बट आप तो इंडियन हैं, आप सोचेंगे वहाँ कैनेडियन सिटीजन जो है जी वो भी ऐसा सोचते हैं कि स्टूडेंट को सपोर्ट करें। जी बिल्कुल। अच्छा। और मैं देखने में, बात करने में शायद इंडियन हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे 30 साल से वहाँ पे रह रहा हूँ, कैनेडियन हो गए हैं। मेरे जैसे लोगों को वहाँ पे लोग कोकोनट बोलते हैं कि बाहर से ब्राउन और अंदर से गोरा। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो एक कनेडियन सोसाइटी का कुछ हद तक मेन स्ट्रीम एंगल है जिसका मैं शेयर कर रहा हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि कहीं स्टूडेंट्स को कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हुई होगी। किसी छोटे शहर में कहीं कुछ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने कहीं अगर अपनी कल्चर को वहाँ पे ले जाके इम्पोज करने की कोशिश की हो, उस वजह से अगर उस किसी छोटे टाउन में वहाँ के किसी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो लोकल लोग हैं उनके साथ कहीं पे कोई इंटरेक्शन हुआ हो, उसको शायद मीडिया ने कहीं पे उछाल दिया। जैसे कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हुआ था, इंडियंस जब ऑस्ट्रेलिया गए थे। जी। पर कनाडा में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं रहा है। सो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है। ऑफ कोर्स जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं कनाडा में जाते हैं तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास ज़रूर होना चाहिए कि वो दिल्ली से हैदराबाद नहीं जा रहे हैं। इसी इट्स ए डिफरेंट सोसाइटी ऑल टुगेदर, जहाँ पे कई तरह के लीप्स करने पड़ते हैं आपको। टेक्नोलॉजिकल लीप भी होता है, कल्चरल लीप भी होता है, कल्चरल गैप ह्यूज रहता है। वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा बहुत है, तो जाते ही प्लग इन करना तो आसान है पहले 4-5 महीने, बट लॉन्ग टर्म अगर आपने बहुत लंबी इनिंग खेलनी है तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से भी आपको उसका साथ भी आपको वास्ता करना पड़ेगा। तो वो उसके थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। जी। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी आपने जिक्र किया कि ज़्यादातर लोग वहाँ जाते हैं पढ़ाई के लिए या बिज़नेस के लिए, फिर वो
पीआर वहीं रहना पसंद करते हैं, जी तो पीआर होने के बाद उसके जो रूल्स रेगुलेशन है Right. वो क्या हैं और कैसे उसे मेंटेन करें, और अगर वो मेंटेन नहीं हुआ जी तो क्या वो लॉस कर सकते हैं पीआर उनका? देखिए, कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है बाकी कंट्री से। जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड है, वो आपको एज ए प्रिविलेज दिया जाता है। प्रिविलेज कैन एनी टाइम बी टेकन अवे फ्रॉम यू। जो कनाडा का पीआर है वो एज ए राइट दिया जाता है आपको। अच्छा, तो आपको जो दिया गया है वो इतनी आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता। इट्स योर राइट, वंस यूर ए परमानेंट रेजिडेंट इट्स योर राइट। जो चार्टर ऑफ राइट्स है वहाँ का, जैसे अपनी इंडिया में भी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ऐसे ऐसे वहाँ पे भी चार्टर ऑफ राइट्स है जो कि इमीडिएटली एज सुन एज यू बिकम ए परमानेंट रेजिडेंट तो आपको, लेकिन कुछ रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन रहती हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं जब तक आप सिटीजन नहीं बन जाते। ओके, तो आप सिटीजन बन सकते हैं अप्लाई करके, उसके थोड़े लॉज अलग हैं। तो जो परमानेंट रेजिडेंसी की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो ये हैं कि आपको किसी 5 साल के पीरियड में 2 साल तक आपको रेजिडेंसी शो करनी है कि 725 डेज पिछले 5 साल में मैं यहाँ पे रहा हूँ। अच्छा, कंट्री नहीं छोड़नी है? छोड़ सकते हैं आप भी आ जा भी सकते हैं जी। लेकिन 5 साल में 725 दिन आप कनाडा में रहे हैं। ओके, जैसे इंडिया में है, अगर आप किसी दिन ये शो करें कि मैं एनआरआई हूँ, तो 180 डेज का अगर आप भारत से बाहर हैं तभी आप एनआरआई हैं। इवन इफ यू हैव कम बैक एंड अगर आप 181 दिन यहाँ पे रहे तो देन यू आर नो लॉन्गर एन एनआरआई, आपको अपने बैंक अकाउंट भी चेंज करने पड़ते हैं। तो सेम वे वहाँ पे भी आपको वही लॉज वैसे से ही हैं, वहाँ पे 725 इन 5 years, so which is not very difficult to maintain। तो ये है। एक और भी धारणा है जी। कि कनाडा, उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट कहीं हाई है, कहीं कम है, ये है। तो एक्चुअल क्या कॉस्ट होती है कनाडा में रहने के लिए? ये देखिए, ये सवाल जो है वो फैमिली के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। आप यहाँ पे अगर मिडिल क्लास फैमिली से वहाँ पे जाके चाहते हैं जाना, तो मिडिल क्लास फैमिली जो कैनेडियन एवरेज फैमिली है वो 3-4 हज़ार डॉलर में अपना गुजारा कर सकती है, बस सिर्फ गुजारा। अगर आपने सेव करना है, ट्रैवल अराउंड करना है, थोड़ा और लाइफ स्टाइल रखना है, तो शायद 5-6 हज़ार डॉलर आपको चाहिए होंगे। अगेन दिस इज़ एन एवरेज सिटी का एवरेज लोकेशन। अगर आप मान लीजिए टोरंटो के मोस्ट हैपनिंग लोकेशन में जाएंगे तो शायद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने मिनिमम वेजेस पूरे कनाडा में सेट किया है, और प्रोविंस बाई प्रोविंस भी है वो। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ पे $15.5 के आसपास है पर आवर, जो कि अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ मिनिमम वेजेस पे भी काम करें और 8 आवर्स ए डे काम करें एंड 160 आवर्स इन ए मंथ, सो कंफर्टेबली रह सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। आपकी एजुकेशन वहाँ पे फ्री है अप टू ग्रेड 12, मेडिकल पूरी फैमिली के लिए फ्री है, और अगर आपके बच्चे हैं 18 साल से कम के तो उनको जो है भत्ता मिलता है मंथली। तो स्टेट टेक्स केयर ऑफ योर चाइल्ड। तो $400-500 तक महीने का वो खर्चा आपको आपकी जो है फैमिली मेम्बर को, जो पेरेंट है उसको देते हैं वो। सो कोई बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है वहाँ पे सर्वाइव करना। पहुँचना थोड़ा टफ़ हो सकता है, हालांकि मैं कई बार उल्टा काउंसिल करता हूँ कि पहुँचना इज़ द ईजी पार्ट, वहाँ जाके जो कल्चरली अपने आप को वहाँ पे सेटल करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। बट फाइनेंशियली नहीं, मैंने कभी किसी को वहाँ से वापस आते नहीं देखा कि कनाडा में मैं सर्वाइव नहीं कर पाया। हाँ, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो कि मैं जाते ही वहाँ पे 10-15 हज़ार डॉलर बनाऊँ, तो हैं ऐसे कई बिजनेसमैन जो यहाँ से जाते हैं, उनके सवाल डिफरेंट होते हैं कि जी मुझे तो 10-15 हज़ार डॉलर से कम पहले महीने का चाहिए नहीं। ठीक है, फिर उस हिसाब से कई वो बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बाई कर सकते हैं, जहाँ पे बड़े आराम से वो कर सकते हैं। सो दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। बट हाँ, एक आम नागरिक को जो यहाँ से जाते हैं इकोनॉमिक क्लास में, वो वहाँ पे बड़े आराम से 5-6 महीने के अंदर ही सेटल हो जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट वहाँ पे चाहती है कि आप 6 महीने का अपना खर्चा लेके आएँ। उसको लाइको बोलते हैं, लो इनकम कट ऑफ, जो 6 मंथ्स के हिसाब से वो गवर्नमेंट आपको उसको सेटलमेंट फ़ंड बोलते हैं कि आपको सेटलमेंट फ़ंड्स उतने लेके आने हैं जी। तो वो आपको अमाउंट पहले बता दिया जाता है। तो वो अगर आप नहीं लेके आते तो आपको शायद पोर्ट ऑफ एंट्री पर रोका भी जा सकता है, दिक्कत आती है। सो वो गवर्नमेंट ने वो इसीलिए सोचा है कि भी इनको 6 महीने ही चाहिए होंगे, उसमें ये सेटल हो जाएंगे। सो सिर्फ भारत से ही नहीं लोग, क्योंकि वहाँ पे तो देखिए अगर 4 लाख लोग वहाँ पे आ रहे हैं तो आप जस्ट मैथ करके देखिए, 4 लाख को 365 से डिवाइड कीजिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे आर रीचिंग देयर एज परमानेंट रेजिडेंट्स।
वहाँ पे हर मेजर एयरपोर्ट पे जंबो जेट खुलते हैं और उनकी लाइन ही अलग लगती है जहाँ पे वो परमानेंट रेजिडेंट्स आ रहे होते हैं। तो उनको वेलकमिंग के लिए उनको सेटलमेंट कैसे होनी है, उनके क्या क्या कौन कौन सी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जो उनको हेल्प करेंगी पहले 3-4 महीने, उसका ब्यौरा देते हैं। सो इकोनॉमिक सेटलमेंट इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ, इट शुड बी स्मॉल पार्ट ऑफ योर इक्वेशन। बाकी आपको किन चीज़ों का और एहसास होना चाहिए उसके ऊपर शायद आपको ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। हाँ वो बात सही है। आखिर में रवि जी, वे टू विदेश, क्योंकि हम राह दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि आप विदेश कैसे जा सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी जद्दोजहद के। जी। तो हमारी ऑडियंस को क्या लास्ट में सलाह दोगे सही कंसल्टेंट चुनने के लिए? सही कंसल्टेंट तो देखिए वो है जो कम से कम उसके पास CICC का स्टैंप है और वो कनेडियन PR या कनेडियन सिटीजन ही होगा। अब उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे इंडिया में तो आप उनसे ये जरूर पूछें कि आपके साथ कोई इमिग्रेशन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कनेक्टेड है या नहीं है। और जितना हो सके आप उस जो कनेडियन कंसल्टेंट है उसी से ही डायरेक्ट अगर काउंसलिंग करवा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होता। अगर आप जैसे अहमदाबाद में हैं, बड़ौदा में हैं, तो वहाँ पे जितने भी कंसल्टेंट बैठे हैं हर एक के पास ये नहीं होगा। तो मेरी सलाह तो ये है कि भी आप जितना हो सके किसी CICC कंसल्टेंट के साथ डायरेक्ट उनके साथ कनेक्ट हों तो वो है। बाकी तो हम लोग डिसीजन ऐसे नहीं लेते हैं, हम डिसीजन ऐसे लेते हैं कि मेरा जो फलाना फ्रेंड था वो इस हिसाब से गया था तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। इट्स ए रेफरल है, इट्स ए गुड वे ऑफ वर्किंग ऑन योर प्रॉब्लम, बट माय लास्ट वर्ड वुड बी टू फाइंड ए गुड कंसल्टेंट थ्रू द कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स इन कनाडा। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आप स्क्रीन पर जो नंबर और वेबसाइट देख रहे हैं, आप जो ईमेल ID देख रहे हैं, उस पर आप अपना कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। वे टू विदेश ये कार्यक्रम VNM इसीलिए लेकर आया है ताकि आप विदेश जाना चाहते हैं तो सही तरीके से आपको गाइडेंस मिले। और ख़ासकर आज का जो एपिसोड है वो विशेष है क्योंकि यहाँ पर विशेष बात करने के लिए विशेष कनाडा से कंसल्टेंट हमारे स्टूडियो में आज मौजूद रहे और उन्होंने जितनी भी बातें बताई हैं वो अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द जो भी बातें सुनते हैं कि फला व्यक्ति गया था तो उसके साथ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, विदेश जाने में दिक्कतें आती हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM TV का Facebook पेज लाइक करें। VNM TV जियो और वोडाफोन TV पर दिन भर खबरें और ऐसी खास चर्चा लेकर आप तक पहुंचता है। और अब हम जियो फाइबर तक आपके घर तक पहुंचे हैं, तो जुड़े रहे VNM के साथ। नमस्कार।